by Sir Henry Wotton. How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स के करेक्टर के बारे में बात बताई जा रही है कि एक हैप्पी करेक्टर किस तरीके का होता है। ठीक है कि वो कितनी जब वो इस दुनिया में आता है तो अपने साथ कितनी सारी खुशियाँ बटोरता हुआ लेकर आता है और उसको पता चलता है दुनिया के हवाले से और आज़ाद आता है इस दुनिया के अंदर। एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड आज़ाद इस दुनिया में आता है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जिसका मकसद दूसरों की फर्माबरदारी नहीं होता, जो कि दूसरों की मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ नहीं गुजारता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर बेसिकली कहते हैं एक ऐसी शील्ड जो कि पहले के ज़माने में लोग जंग में इस्तेमाल करते थे। लोहे का आर्मर होता था, जंजीरों से भी बंधा होता था ताकि तलवार उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। वो इंसान अपने बॉडी पे पहनता था सामने वाले के उससे बचने के लिए, वार से। तो एक ऐसा शख्स जो कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है, उसका आर्मर क्या है? उसकी अच्छी सोच, उसकी ईमानदार सोच, जिसके ज़रिए आप ये कह सकते हैं कि वो उसे बुराई की तरफ से रोकती है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सीधा और साफ सच उसका हुनर होता है। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा सी कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ आपको, फिर रिलेटेबल लगेगी मेरी बात। ठीक है, आज के दौर पे धोखेबाजी को हुनर कहा जाता है और ये समझा जाता है कि इसके ज़रिए से आप जो है वो कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, झूठ के ज़रिए से किसी को बेवकूफ़ बनाना, ये समझा जाता है कि ये कोई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आलिम फाजिल शख्स है। तो एक ऐसा शख्स जो हकीकी मायनों में ज़बरदस्त और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो इन चीज़ों को अपना असल हथियार समझता है। अपना आर्मर जो है, अपनी हिफाजत जो है वो अच्छी सोच के ज़रिए करता है, और उसकी स्किल्स जो होती हैं वो उसकी सच्चाई होती है। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied onto the world by care of public fame or private breath. ऐसा शख्स जो खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है या उसूलों वाली ज़िंदगी गुजारता है, वो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं होता। ये बात शायद इतनी इजीली समझ में ना आए। देखें, हम मोस्टली जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं इस वक्त, वो ज़्यादातर बेस्ड करती है हमारी ख्वाहिशात के ऊपर। मिसाल के तौर पे कि हम अपना कोई लाइफ स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारी ख्वाहिश की वजह से है। हम अगर अपना कोई ट्रेंड बना रहे हैं तो वो हमारी ख्वाहिश की वजह से। इवन हम अब कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं सेलफोन में भी, तो वो भी कोई हमारी ख्वाहिश की बेस पर है। यानी मोस्टली हमारी लाइफ डिपेंड करती है हमारी विशफुल थिंकिंग के ऊपर, ख्वाहिशात के ऊपर। और हमें अंदाज़ा नहीं होता कब हमारी ख्वाहिशात हमसे ज़बरदस्ती अपनी मर्जी मनवा रही होती हैं। इसीलिए ऐसे शख्स को नफ्स का ग़ुलाम कहते हैं, क्योंकि ऐसे शख्स की अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसकी ख्वाहिशात उसको आगे की तरफ बढ़ाती हैं। और एक चीज़ मैं मज़ीद क्लियर करता चलूँ कि नफ्स को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। यहाँ तक कि शैतान जो इबलीस है, उससे भी बड़ा दुश्मन इंसान के नफ्स को कहा गया है। क्योंकि एट दी एंड होना यही है कि शैतान भी यही कहेगा, भाई मैंने तो सिर्फ ऑप्शन दिया था, अमल दरामद तो इन्होंने खुद किया है। तो वहाँ फिर वो जो नफ्स आएगा ना, उसको आप कैसे कैटर करेंगे, ये सोचिए। Whose soul is still prepared for death, कि ऐसा शख्स जो है वो अपनी मौत के लिए हर लम्हे तैयार रहता है। अब ये बात कि हर वक्त अपनी मौत के लिए तैयार रहता है, इसका बेसिक मकसद ये है कि उसे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि अगर वो मर गया तो कोई चीज़ रह जाएगी उसकी। बल्कि एक्चुअली अगर मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मौत हमारे लिए तो एक बेहतरीन मौका है अपने रब से मुलाकात के लिए। आपने ये वाली बात लाजमी सुनी होगी कि वो लोग जो जन्नत में चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे मुलाकात करता है हर जुम्मे के रोज़।
तो इमेजिन कि जिस रब ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, ये इतनी डिटेलिंग्स के साथ चीज़ों को बनाया है, वो खूबसूरत रब आपसे मिलने के लिए आए, तो ये तो एक बेहतरीन मौका है। लेकिन ये वही शख्स कर सकता है, ऐसा ईमान उसी के पास होगा जो कि अपनी मौत के लिए तैयार होगा। और ऑब्वियसली अगर हम अभी इस वक्त सोचें कि हमारी अगर मौत हो जाए, तो शायद हमें ये भी पता नहीं कि हम बच भी पाएंगे कि नहीं। Untied onto the world by care of public fame or private breath, कि वो दुनिया की फ़िक्र से इस तरह नहीं जुड़ा होता कि उसे पब्लिक फेम चाहिए होती है, या वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए रह रहा होता, अपनी कहते हैं ना सेल्फिश लाइफ। प्राइवेट ब्रेथ का मतलब अपनी ज़ात के लिए रह रहा हो, ना तो उसे पब्लिक फेम चाहिए, ना ही उसे अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ चाहिए। ये दोनों पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। आज का जो हमारा ट्रेंड सेट हुआ हुआ है इस वक्त का, सोशल मीडिया का या और दूसरा, आज के दौर में इंसान अपने आप को गलीज़ तरीन दिखाने के लिए तैयार है, अजीब दिखाने के लिए तैयार है, वो बेहुदा दिखने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो शायद वो दिखने के लिए भी तैयार है जो कि असल ज़िंदगी में वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? पब्लिक फेम हासिल करने के लिए। बल्कि अब तो एक बड़ा स्पेशल डायलॉग कहा जाता है, नो फेम इज़ अ बैड फेम, यानी कि कोई शोहरत बुरी शोहरत नहीं है। उसके लिए अक्सर आप लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे, लोग अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, अपने चेहरे को बिगाड़ रहे हैं, या अपनी ड्रेसिंग बिगाड़ रहे हैं, अपने बालों को अजीब तरीके से काट रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं, बेहूदगी दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने जानबूझ के अपने हवाले से बुरी खबरें उड़ा रहे हैं, अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स इसको वायरल कर रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, फेम मिल जाए। क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद फेम मिलने से उनको उनकी सक्सेस हो जाएगी। या फिर इन्हीं के बिल्कुल मुख्तलिफ आ जाते हैं दूसरी तरफ, वो लोग जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जी रहे हैं, जिन्हें सिर्फ ये परवाह है कि भाई मैं एक दफ़ा जो है वो कामयाब हो जाऊं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, या मेरा कारोबार चलता रहे, दूसरे कमाए ना कमाए कुछ भी हो, तो मुझे उससे परवाह नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी आराम से और सुकून से गुजार लूँ। तो ये दोनों तरीक़ों की ज़िंदगी से मुख्तलिफ होता है वो शख्स जो कि उसूल परस्ती पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। Who invades none that chance doth rise. Who invades none that chance doth rise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given by praise, nor rules of state but rules of good. इनवे कहते हैं हसद को। हसद जलन या दूसरे की कामयाबी को बर्दाश्त ना कर पाना, उस चीज़ को कहते हैं कि ना तो उसे इस बात की हसद है कि वो मौका मिलते ही दूसरों से ऊपर की तरफ बढ़ जाए, और ना ही उसकी कोई शैतानी सोच इस तरीके की है कि दूसरे को अगर कोई चीज़ मिल गई है तो ना मिले और वो भी उससे छिन जाए। इस तरह की सोच नहीं है उसकी। यानी कि मिसाल के तौर पे, एक चीज़ जो हमारे पास नहीं है हमें हसरत है उसकी, और एक चीज़ हमारे पास नहीं है हम चाह रहे हैं कि अगले के पास भी ना हो। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी, देखें, एक कहते हैं कि एक पॉजिटिव इन वे भी होती है, यानी कि एक मिसाल के तौर पे अच्छी हसद भी होती है, इंसान दूसरे को देखकर जो है वो वैसा बनना चाह रहा हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई सक्सेसफुल है, एक अच्छा बिजनेसमैन है अगर कोई, और आप कहते हैं कि मैं उसको देख के सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, अनटिल और अनलेस जब तक उसमें जलन का एलिमेंट शामिल ना हो जाए। Who never understood how deepest wounds are given by praise. उस और एक और चीज़, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इंसान के मुंह पे तारीफ़ जो की जाती है, उसे पता है कि कितने ज़्यादा ख़तरनाक जो है ये मामला है कि उसके कोई इंसान उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ करे। बल्कि मैं आपको इसकी एक मिसाल भी देता हूँ, हदीस बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ़ करे तो गोया उसने तुम्हारे मुंह पे मट्टी फेंक दी हो। यानी कि ये इतनी ख़तरनाक मिसाल है कि कोई शख्स हाथ में मट्टी लेके आपके मुंह पे मट्टी फेंक दे, तो ये बड़ी इंसल्ट मानी जाती है, और जाहिर सी बात है आप कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो मुंह पे तारीफ़ करने की मिसाल ये है, और ऐसा शख्स इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इस बात को मानता है।
नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ कोर्ट, उसे इस बात का पता है कि जो माशरती कानून कायम हुए हुए हैं मुझे वो फॉलो नहीं करने, बल्कि मुझे अच्छाई का कानून फॉलो करना है। मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके जहन में आ रहे होंगे, ठीक है। हुसैन ने मुझे बताया कि उनको एक मिसाल इसके हवाले से वो देनी है, तो एट दी एंड इंशाल्लाह हम इसको सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो रूल्स ऑफ स्टेट नहीं चल सकते। रूल्स ऑफ स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं है, या वट किसी भी स्टेट की। स्टेट से मुराद वो जो माशरे ने कानून बना लिए। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो कोई भी शख्स अगर मिसाल के तौर पे कोई भी इवेंट करने के लिए खड़ा होता है अपने घर पे, उसके घर में कोई भी इवेंट है, शादी का है या कोई सक्सेस पार्टी है, एनीथिंग लाइक दिस, तो 10 लोग जो हैं उसको कंसीडर करने पड़ेंगे कि भाई मुझे अपनी पार्टी में ये भी करना पड़ेगा, वरना वो पड़ोसी क्या बोलेगा, मैं जो है वो ज़रा गाने भी चलाऊंगा, नहीं तो ये हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मुझे जो है भाई वो ये भी करना पड़ेगा, मुझे तो डांस पार्टी भी रखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये वाले कानून नहीं चलते हो ऐसे शख्स की ज़िंदगी में जो एक हैप्पी लाइफ गुजारता होता है, बल्कि वो उसूल चलते हैं जो अच्छाई के उसूल होते हैं। ये एक छोटा सा फ़र्क है। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो सिर्फ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को खुश करने में निकल जाती है, जबकि हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का होता है। वो कभी भी हमारी कामयाबी पर खुश नहीं होते और हमेशा हमारी अ, बुराई पर या हमारी नाकामी पर ही उन्हें याद आता है। मुझे कोई एक ऐसा बच्चा आज तक, मैं देखें टीचिंग में एक बहुत लंबे अरसे से हूँ, मुझे आज तक अपनी लाइफ में ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सर मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाता हूँ और जब भी मेरे रिजल्ट आते हैं मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मेरे घर पर आके मुझसे मुलाकात करते हैं। ये रिश्तेदार हमेशा उसी बच्चे को ही क्यों पकड़ते हैं जिस बेचारे की थोड़ी बहुत कमियां हो या ऐसा कुछ हो। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्लियर थिंग कि सिर्फ लोगों को, मैं रिश्तेदारों को इंक्लूड करके इसमें कह रहा हूँ कि लोगों को सिर्फ एक पॉइंट चाहिए जिससे वो आपको नीचे दिखा सकें, और कुछ नहीं। और अगर आपने वो पॉइंट दिया ही नहीं है तो वो उनकी कभी आपसे नहीं बनेगी, वो कभी आपसे बात भी नहीं करेंगे। और अगर आपने हक बात बोलना शुरू कर दी ना, फिर तो आप समझ लें आप बदतमीज़ हैं, आप बेहुदा हैं, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको बड़ों का लिहाज नहीं है। सिंपल सी बात जो है। तो लिहाजा देर इज़ ओनली वन थिंग विच यू कैन फॉलो राइट नाउ, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ कोर्ट। स्टेट के रूल, माशरती कानून नहीं चलेंगे, जो बात सही है वही चलेगी। सो लिहाजा अगर आप इस तरह के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, डोंट वरी। हमेशा याद रखिएगा, नाकाम आदमी जो है वो हमेशा नाकामी की बात करेगा आपसे, और कामयाब आदमी हमेशा कामयाबी की बात करेगा। अगर आप किसी मौके पे नाकाम हो गए, अल्लाह ना करे, या कोई काम आपसे सही नहीं हुआ, तो आप उस वक्त आइडियलाइज़ करिएगा कि कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे यार नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ दो। तो ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में खुद नाकाम रहा होता है वो हमेशा आपको नाकामी का मशवरा देगा, और जो कामयाब हुआ है ना वो हमेशा कहेगा नहीं यार करो, ट्राई तो करो, एटलीस्ट आगे तो बढ़ो, हो सकता है, पॉसिबल है, चलो गलत हो जाए लेकिन एक दफ़ा ट्राई तो करके देखो। सो बी पॉजिटिव और बी ऑन दैट साइड जो कि ट्राई करते हैं, ओके। वरना रिश्तेदारों की बातों पे तो आप यकीन जाने, मुझसे बेहतर ही जानते होंगे आप लोग इस हवाले से, तो never rely on them. Only your parents are the people who will actually feel proud on you. आपकी कामयाबी में उनकी कामयाबी है। अदरवाइज आपकी कामयाबी में सिर्फ क्रेडिट लेने लोग आ जाएंगे कि भाई ये मेरा स्टूडेंट था, देखा कितने ज़बरदस्त नंबर लेकर आया। अगर वही बच्चा बुरे नंबर लाता और फिर उसको एक्सेप्ट करते, तब बात समझ में आती कि हाँ भाई आपका स्टूडेंट है। क्लास में एक बच्चा अगर लेकर आ जाए अच्छी परसेंटेज, तो वो बच्चा है, बाकी जो बुरी लेकर आए उसको क्यों नहीं ऑन कर रहे, वो भी तो आप ही के स्टूडेंट हैं। इवन सेम विद द अदर्स। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, whose conscience is his strong retreat। अच्छा, ऐसा शख्स अपनी जिंदगी जो है वो रूमर्स, अफवाहों से बड़ी आज़ाद रखता है भाई। अच्छा, ये हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है। देखो जो दूसरों की गलती है सो है, हमारी जो है हमें वो भी माननी चाहिए। अफवाहों के ऊपर हमारा सोर्स है, यानी कि सिर्फ उड़ती उड़ाती कोई खबर आ जाए हम मान लेंगे, आगे भी
आगे भी फैला देंगे कि भाई वो ऐसी ऐसी खबर आई है हमें। इस पर मैं एक छोटी सी बात भी बता देता हूँ आपको। एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो और फिर उसको आगे बढ़ाया करो। हम बेसिकली करते क्या है, हम तस्दीक नहीं करते किसी भी हवाले से। किसी भी चीज़ की हमारे पास खबर आती है, हम सुनते हैं एक कान से और बोलते हैं बस आगे बढ़ा दो। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर वो बात ख़राब हो, सॉरी, अगर वो बात झूठ ही निकले तो हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ और अब वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना और आपने मेरी बात पे बिलीव कर लिया। कल, परसों, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद अगर आपको पता चलता है जो मैंने आपको न्यूज़ दी थी वो सही नहीं थी, अब आपकी लाइफ में मेरी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी ज़ीरो। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको कोई खबर सुनाऊंगा ना, तो आप शायद मेरे मुंह पे भले ना बोलें लेकिन दिल में बोलेंगे अबे यार ये ऐसी बात करते हैं, एवं ही कह देते हैं, बाद में बात गलत निकलती है और फिर ये होता है। सो इसलिए बेहतर है कि कंफर्म कर लिया जाए ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी हमेशा सही रहे। आप ऐसी रिसोर्स बने जिससे लोग कंफर्म करें कि क्या ये बात सच है। आपसे बात पता चलेगी तो हमें तस्दीक हो जाएगी कि भाई ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम ये थोड़ी सी एहतियात बरतना शुरू कर दें। Whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make obsessors greed। सबसे ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग मामला पता है क्या चीज़ होता है कि वो पहली बात अफवाहों को नहीं मानता। उसका दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है कि वो दूसरों की, वो से हम कहते हैं ना, तारीफ़ी ज़ुबान के अंदर नहीं आता, वो मक्खन पॉलिश जैसे हम कहते हैं। ना तो वो ये करना पसंद करता है और ना ही वो खुद करता है। हम अक्सर इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई खुशामद पसंद इंसान, ना तो ये खुशामद पसंदी करता है और ना ही खुद के लिए पसंद करता है। आजकल ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है। आप अभी कॉलेज लेवल पर हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो आपको इसका ज़रा अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वो बच्चे जो ज़रा टीचर के, सर आज आपके बाल तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, सर वाह क्या शर्ट पहनी है सर आपने, सर आपकी हाइट तो बड़ी ज़बरदस्त है, वो बच्चे अच्छे नंबर्स ले जाते हैं। और वो बेचारे जो अपने काम से काम रखते हैं और अच्छे उसके ऊपर फोकस रख रहते हैं, जो इस तरह की मक्खन पॉलिश नहीं कर पाते, वो बेचारे, उनको ये कह के टाल दिया जाता है कि बेटा आंसर सही था लेकिन और अच्छा हो सकता था, लिहाजा इस दफ़ा कम नंबर आ रहे हैं आपको। तो लिहाजा इसी तरह चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया साइड पर देख लें, वो लोग जो खुशामद पसंदी करते हैं बज़ाहिर उन्हें बड़ी जल्दी कामयाबी मिल जाती है। लेकिन वो लोग जो खुशामद पसंद नहीं होते, जो खुशामद पसंदी नहीं करते, मक्खन पॉलिश नहीं करते, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। और मेरे ख्याल से आप इन इस बात की कई सारी एग्जांपल्स मुझे सुना सकते हैं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही है। तो लिहाजा स्टिल हम छोटी मोटी कामयाबी के चक्कर में खुददारी का सौदा नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा आपको मौका मिले तो मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को हमेशा डिनाई करेंगे इंशाल्लाह। और मज़े की बात, ये खुशामद पसंदी को लोग कहते हैं होशियारी, मतलब ये मैंने होशियारी की है, तो भाई ये होशियारी नहीं है, ये जो है ये मैं तो इसे बेगैरती समझता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई विल नॉट अप्लाई माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन यू। मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी फिट नहीं करूँगा। बट इफ़ यू थिंक लाइक दिस द सेम तो यू कैन इन्फॉर्म। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो यू कैन टेल मी। हु गॉड डॉट लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा शख्स अपने रब की तरफ रुजू करता है देर रात में और सुबह जल्दी। अच्छा, अगर मैं इसको, इस लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, तो जो पोइट हैं वो बेसिकली क्रिश्चियन है, ठीक है। जूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, इन तीनों में कुछ बातें ऐसी हैं जो एक हैं। बेसिकली इन तीनों का ईमान अल्लाह पर ही है और इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स एक ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको जो किताब दी है वो दी तो अल्लाह नहीं थी, बाद में मिक्सअप हो गया, वो अलग बात है। तो हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स मिलते हैं। वो पता है क्या मिलते हैं? तीनों मज़हब के अंदर एक बात कॉमन है कि अगर तुम्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो रात में देर से अल्लाह को पुकारो और सुबह जल्दी अल्लाह को पुकारो। इसकी क्लियर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। हमारे पास तहज्जुद की नमाज है और फजर की नमाज है। ये दोनों नमाजें इसी बात को प्रूव कर रही हैं। अच्छा, हम 2 मिनट वेट करेंगे, अजान हो रही है, फिर अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे।
प्लीज़ वेट। जब तक आप अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहें तो प्लीज़ मुझे मैसेज पे बता दें। Okay, so let's continue again. More of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a religious book offering. यानी कि वो अपने रब को याद रखता है देर रात को और सुबह जल्द। किस वजह से? कि उसके पास जो चीज़ें मौजूद हैं, उसके रब की जो मेहरबानी उस पर हुई हैं, उसका शुक्रिया अदा करने के, ना कि वो चीज़ें जो उसे चाहिए, ना कि उस बात का शिकवा करने के लिए जो उसके पास नहीं है। यानी कि अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो उसके पास हैं उसके लिए, ना कि उन चीज़ों के लिए शिकवा करता है जो उसके पास नहीं है। वो अपने ऐसे दिन जिसमें उसे कोई नुकसान ना पहुंचा हो, जिस दिन वो अच्छा रहा हो, उसका दिन बेहतरीन गुजरा हो, या फिर यूं कह लें कि वो दिन जिसमें उसे नुकसान पहुंचा हो या तकलीफ़ पहुंची हो। मैं यहाँ दोनों की बात करूँगा, इधर एक ही दिन की बात हुई है, ठीक है, हार्मलेस डे यानी कि जिसमें उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो उसका शुक्र अदा किस तरीके से करता है? अपनी मजहबी किताब के ज़रिए या फिर अपने दोस्त के ज़रिए। अच्छा, दोस्त के ज़रिए से क्या है यहाँ पे, इसका क्या मकसद है? तो आप इसकी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। यहाँ दीन से मुराद तरीका है, यानी कि आप जिस तरीके के हैं, आपके दोस्त भी उसी तरीके कार के होंगे। तो आपका ऐसा दिन जिसमें आपको कोई नुक्स नहीं पहुंचा, तो उस दिन आप अपना शुक्र जो अदा करेंगे वो अच्छे अमाल करके करेंगे और अपनी मजहबी किताब के उसूलों पर करेंगे। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जब भी कोई हार्डशिप, कोई मुश्किल वक्त हम पर जब भी आता है, तो उसका एक अच्छा दिन भी आता है। मिसाल के तौर पे पूरा मंथ है हमारे पास रमज़ान का, ठीक है, उसमें हम रोज़े रखते हैं, एक हार्डशिप है, ठीक है, उसमें हम मेहनत एक तरीके से होती है, जिस्मानी मेहनत होती है। वो एट दी एंड हमें उसके क्या मिलता है? ईद मिलती है। देर इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट इट, राइट? सो एक अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि हैप्पी करेक्टर का मालिक है, वो इस तरीके से अपने हार्मलेस डे को एंजॉय करता है। दिस मैन दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ये वर्ड अलग से एक्सप्लेन होगा। ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल। सर्वाइल बैंड्स कहते हैं वो कानून जो कि ज़बरदस्ती हमारे माशरे में बन चुके हैं और हमें ज़बरदस्ती उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सर्वाइल बैंड से मैं एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इंजीनियरिंग ले लो, बड़ा स्कोप है, ये सर्वाइल बैंड बना हुआ है हमारे, मतलब ज़बरदस्ती है, डॉक्टर बन जाओ, बड़ा स्कोप है। तो भाई बड़ा स्कोप क्या? दूसरे क्या भूखे मर गए? दूसरी फील्ड्स में क्या कोई स्कोप नहीं है? क्या सारी दुनिया सिर्फ इंजीनियर ही बन गई है या सिर्फ डॉक्टर बनी है? सो ये वो सर्वाइल बैंड्स है। इसके अलावा मिसाल के तौर पे कि भाई पहले ज़माने में बड़ा इस चीज़ का शोर था, अभी भी मुझे कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देती हैं कि भाई लड़कियों को जो है वो एक लिमिटेड एजुकेशन देनी चाहिए, उसके बाद उनकी तालीम छुड़वा दी जाए। ये सर्वाइल बैंड बना हुआ है हमारे यहाँ। इसी तरीके से कि भाई उन्हें जॉब नहीं करने देनी चाहिए, अगेन सर्वाइल बैंड। भाई वो अगर अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करें तो दे आर अलाउड, उनका रब उन्हें अलाउ कर रहा है, तो फिर ये माशरे के अंदर लोगों ने अपना उसूल बनाया हुआ है। द सेम थिंग विथ ऑल ऑफ द थिंग्स, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी
वो 20,000 रुपए की जॉब नहीं करना चाह रहा, बल्कि 12,000 रुपए वो किसी अपने छोटे से बिजनेस से कमा रहा है, तो लोगों को उससे प्रॉब्लम है कि भाई ये तो मजदूर बन गया। लेकिन यही काम वो 20,000 रुपए में जॉब करके गुलामी कर रहा है, तो वो उन्हें कबूल है। ठीक है, तो ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि उसे आगे कितना बढ़ना है या फिर कि वो जिस मकाम पर है उससे वो नीचे गिर जाएगा। ही इज़ एक्चुअली लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ, इज़ नॉट हैविंग अ इंटेंशन। उसका उसके इरादे ये नहीं है कि किसी को गिरा के उसका मकाम हासिल कर ले या कोई उसको गिरा के उसका मकाम ना हासिल कर ले। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने उसूलों का खुद पाबंद और मालिक। थॉट नॉट ऑफ लैंड्स, उसे जायदाद दौलत माल की कोई हिरस नहीं होती। एंड हैविंग नथिंग, और ऐसे शख्स के पास कुछ नहीं होता। यट हैट ऑल, लेकिन सब कुछ होता है। ये आखिरी लाइन में इन्होंने सम अप कर दिया है इस पूरी पोएम को, कि ऐसा शख्स बज़ाहिर कंगाल होता है, कुछ नहीं होता ऐसे शख्स के पास, लेकिन हकीकतन ऐसे शख्स के पास सब कुछ होता है। सो यहाँ तक थी ये हमारी पोएम, और इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सप्लेनेशन है तो यू कैन डू।